अपराध और दंड, अध्याय 4 भाग 3। असल में बात ये थी कि आखिरी पल तक उसने सोचा तक नहीं था कि यह सिलसिला इस तरह से खत्म होगा। उसने बेहद अक्खड़ रवैया अपनाए रहा क्योंकि उसे गुमान भी न था कि वे दोनों कंगाल, लाचार औरतें उसके चंगुल से निकल भी सकती हैं। अहंकार और अपनी पीठ आप थपथपाने वाले आत्मविश्वास के सबब उसका यह विश्वास और भी पक्का हो गया था। पियोत्र पेत्रोविच बहुत मामूली हैसियत से ऊपर चढ़कर यहाँ तक पहुँचा था, बीमारी की हद तक आत्मप्रशंसा का मारा हुआ था, अपनी बुद्धि और क्षमताओं पर बेहद नाज करता था और अकेले में कभी कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने रंग रूप पर इतराया भी करता था। लेकिन उसे जिस चीज से सबसे बढ़कर प्यार था, जिसे वह सबसे मूल्यवान समझता था, वह थी वह दौलत जो उसने भारी मेहनत से और तरह तरह की तिकड़म से जमा की थी। इसी दौलत के बल पर वह उन सब के बराबर पहुंच सका था जो कभी उससे ऊंचे समझे जाते थे। जब उसने जल भूनकर दुनिया से कहा था कि उसके बारे में तरह तरह की बुरी बातें सुनने के बावजूद उसने उसे अपनाने का फैसला किया था, तो यह उसके दिल की बात थी और उसे सचमुच इस तरह की कमीनी कृतघ्नता पर गुस्सा आ रहा था। फिर भी दुनिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखते समय उसे इन अफवाहों के बेबुनियाद होने का पूरी तरह पता था। मार्फा पेत्रोवना खुलेआम इस बकवास का खंडन कर चुकी थीं। कस्बे के लोग तो इसे न जाने कब के भुला भी चुके थे और हमदर्दी के साथ दुनिया का पक्ष भी लेने लगे थे। यूं वह इस बात से इनकार भी न करता कि ये बातें उसे तब भी मालूम थीं। इसके बावजूद वह दुनिया को ऊपर उठाकर अपने स्तर तक पहुंचाने के फैसले को बहुत बड़ी बहादुरी समझता था। दुनिया से इसकी चर्चा करके उसने इसी गुप्त भावना को व्यक्त किया था जिसे वह अपने मन में संजोए हुए था और जिसे सराहना की दृष्टि से देखता था। फिर यह बात भी उसकी समझ से बाहर थी कि कोई इस बात की सराहना किए बिना रह भी कैसे सकता था। वह एक ऐसे परोपकारी व्यक्ति की भावना लेकर रस्कोल्निकोव से मिलने गया था, जिसे अपने नेक कामों का फल प्राप्त होने वाला था और जो इस सिलसिले में खुशामद के प्यारे प्यारे बोल सुनना चाहता था। अब सीढ़ियां उतरते समय वो यही सोचे जा रहा था कि उसे चोट पहुंचाकर और इस तरह ठुकराकर उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। रही दुनिया की बात तो उसके बिना उसका काम चल भी नहीं सकता था। उसे छोड़ देना उसके लिए नामुमकिन था। वह शादी के सुनहरे सपने कई वर्षों से देखता आ रहा था, लेकिन वह राह ही देखता रहा और पैसा बटोरता रहा। एकांत में आनंद लेकर वह अपनी कल्पना में एक ऐसी लड़की का चित्र बनाया करता था जो सच्चरित्र हो, गरीब हो, उसका गरीब होना जरूरी भी था, बहुत जवान, बहुत सुंदर, अच्छे घर की और पढ़ी लिखी हो, बेहद दब्बू हो, बेहद मुसीबतें झेल चुकी हो और उसके सामने पूरी तरह झुकी हुई रहे। ऐसी लड़की जो जीवन भर उसे अपना समझे, उसकी पूजा करे, उसकी और केवल उसकी सराहना करे। अपने काम से फुर्सत मिलने पर वह इस लुभावने और रंगीले विषय के बारे में कैसे कैसे दृश्यों की, कैसी कैसी प्यार की रंगलियों की कल्पना किया करता था। और अब तो बरसों का वह सुहाना सपना पूरा भी होने वाला था। अवदोत्या रोमानोवना की सुंदरता और शिक्षा ने उसे प्रभावित किया था। उसकी लाचारी देखकर उसके मुंह में पानी भर आया था। उसे पाकर तो जितने की उसने कल्पना की थी उससे ज्यादा ही उसे मिल गया था। वह ऐसी लड़की थी जिसमें स्वाभिमान था, चरित्र था, गुण थे, जिसकी शिक्षा और जिसके लालन पालन का स्तर उसके मुकाबले ऊंचा था। ये बात वह महसूस करता था और ये लड़की उसके एहसान की मारी जीवन भर उसकी बांदी बनकर रहेगी, उसके पांव धोकर पिएगी, उसके बस में रहेगी। कुछ ही समय तो हुआ जब उसने बहुत सोच विचार के बाद और भारी आशाएं लगाकर अपने जीवन के धर्रे में एक बड़ा परिवर्तन करने, अपने कार्यकलापों का दायरा बढ़ाने का फैसला किया था। उसे लग रहा था कि इस परिवर्तन के साथ समाज के ऊंचे वर्ग में पहुंचने की गहरी मनोकामना अब पूरा ही होने वाली थी। सच तो यह है कि वह पीटर्सबर्ग में अपनी तकदीर आजमाने का फैसला किए हुए था। वह जानता था कि औरतें बहुत कुछ हासिल करा सकती हैं। एक रूपवती, सच्चरित्र और सुसभ्या स्त्री का आकर्षण उसके मार्ग को सुगम बना सकता था, लोगों को उसकी ओर खींच कर लाने का चमत्कार कर सकता था, उसके चारों ओर एक नई आभा पैदा कर सकता था। पर अब यही सपना तो बिखर कर चूर चूर हो चुका था। इस अप्रत्याशित और भयानक संबंध विच्छेद से गोया उस पर बिजली टूट पड़ी थी। यह एक बहुत ही भयानक मजाक था, एक बेतुकी बात थी।
उसने तो बस जरा सा अकड़ने की कोशिश की थी, उसे अपनी पूरी बात कहने का मौका भी नहीं मिला था। उसने बस एक छोटा सा मजाक किया था, एक प्रवाह में बह गया था और उसका इतना गंभीर परिणाम हुआ। फिर यह बात भी सच है कि वह अपने ढंग से दुनिया से प्यार भी करता था, अपने सपनों में वो उसे पा भी चुका था और अचानक नहीं, अगले ही दिन उसे सब कुछ ठीक कर लेना होगा, सारी गुत्थियां सुलझा लेनी होंगी, हर बात तय कर लेनी होगी। सबसे बड़ी बात ये कि उसे उस गुस्ताख लौंडे को कुचल देना होगा, जो इन सब बातों की जड़ था। उसे बरबस रज्जुमिखिन का ध्यान भी आया और उसके बारे में सोचते ही उसे जाने क्यों बेचैनी होने लगी। लेकिन इस बारे में जल्दी ही अपने दिल को तसल्ली दे ली, भला उस तरह के आदमी को उसकी बराबरी का कैसे माना जा सकता था। लेकिन जिस आदमी से उसे सचमुच डर लग रहा था, वह था स्विद्रिगाइलोव। मतलब ये कि उसे अभी बहुत सी चिंताएं करनी थीं। नहीं, दूसरों से ज्यादा मेरा दोष है। दुनिया ने माँ के गले से लगकर उसे प्यार करते हुए कहा। मैं उसके पैसे के लालच में खो गई थी, लेकिन भैया, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि वह इतना नीच शख्स है। उसकी असलियत को अगर मैंने पहले ही पहचान लिया होता तो मैं यूं लालच में न आती। भैया, मुझे इल्जाम न देना। भगवान ने बचा लिया, हमें भगवान ने बचा लिया। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना बुदबुदाई, लेकिन उन्हें पूरा होश नहीं था। लग रहा था कि क्या हो गया है, इसे वह अभी तक ठीक से समझ भी नहीं पाई थी। खुशी तो सभी को मिली थी और 5 मिनट में सब हंसने भी लगे थे। ये सोचकर कि क्या हो गया था, बीच बीच में दुनिया सफ़ेद पड़ जाती थी और उसके माथे पर बल आ जाते थे। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना को इसी बात पर ताज्जुब था कि वह खुद भी खुश थीं। अभी सवेरे तक वे यही समझ रही थीं कि लूजन से रिश्ता टूटना बहुत बड़ी बदनसीबी होगी। रजुमिखिन भी खुश हो रहा था। उसे अभी तक अपनी खुशी जाहिर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन इस खुशी के मारे वह फूला नहीं समा रहा था, मानो उसके दिल पर से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसे अब अपना जीवन उन लोगों को अर्पित करने का, उनकी सेवा करने का अधिकार था। कौन जाने अब क्या क्या हो सकता था, लेकिन वह अभी आगे की संभावनाओं के बारे में सोचते भी डर रहा था और उसे अपनी कल्पना के घोड़ों को ढील देने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अकेला रस्कोल्निकोव अभी तक अपनी जगह बैठा हुआ था, उदास भी और उदासीन भी। लूजन से नाता तोड़ने पर सबसे ज्यादा जोर तो वही देता आ रहा था, लेकिन अब लग रहा था कि जो कुछ हुआ उसमें सबसे कम दिलचस्पी उसी को थी। दुनिया को रह रहकर यह ख्याल आता था कि वह अभी तक उससे नाराज है। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना उसे सहमी हुई देख रही थीं। स्विद्रिगाइलोव ने क्या कहा था? दुनिया ने उसकी ओर बढ़कर पूछा। अरे हाँ, बताओ तो सही। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना उत्सुकता से बोली। रस्कोल्निकोव ने सर उठाकर ऊपर देखा। वह तुम्हें 10,000 रूबल भेंट करने पर जोर दे रहा था और मेरी मौजूदगी में एक बार तुमसे मिलना चाहता है। उससे मिलना? किसी हालत में नहीं, पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने चीखकर कहा। और उसे पैसे देने की बात कहने की हिम्मत कैसे पड़ी? रस्कोल्निकोव ने स्विद्रिगाइलोव के साथ अपनी बातचीत को कुछ रूखे ढंग से दोहराया, पर उसने मार्फा पेत्रोवना के भूत के आने की बात नहीं कही, क्योंकि वो फालतू बातों में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जब तक एकदम जरूरी न हो उसका कोई बात भी कहने को जी नहीं चाह रहा था। तुमने जवाब क्या दिया? दुनिया ने पूछा। पहले तो मैंने कहा कि मैं उसका कोई पैगाम लेकर नहीं जा सकता। तब उसने कहा कि मेरी मदद के बिना भी वो तुमसे मुलाकात के लिए जो कुछ कर सकेगा कर गुजरेगा। उसने यकीन दिलाया कि तुम्हारे लिए उसके दिल में उठा तूफान एक आई गई बात थी और तुमसे अब उसे कोई लगाव नहीं रह गया है। वो नहीं चाहता कि तुम लूजन से शादी करो। उसकी बातचीत कुछ उलझी सी थी। तुमने उसकी बातों के बारे में क्या राय बनाई है, रोद्या? वह तुम्हें कैसा आदमी लगा? मैं साफ बात बताऊं, मैं बातों को ठीक से समझ भी नहीं सका। वो तुम्हें 10,000 रूबल देने की बात कहता है और दूसरी तरफ ये भी कहता है कि वो बहुत मालदार नहीं है। कभी कहता है कि वो कहीं चला जाएगा और 10 मिनट बाद ही भूल जाता है कि ऐसा उसने कहा था। कभी कहता है कि शादी करने वाला है और उसने लड़की तय कर ली है। इसमें कोई शक नहीं कि उसका कोई मंसूबा है और वह शायद बुरा ही है।
लेकिन अगर तुम्हारे बारे में उसका कोई मंसूबा होता तो वो उसे इतने भोंडेपन से क्यों कहता? ये बात कुछ अजीब लगती है। जाहिर है मैंने तुम्हारी तरफ से यह रकम लेने से इनकार कर दिया, साफ और पक्का इनकार कर दिया। मुझे वो कुल मिलाकर कुछ अजीब सा लगा। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो पागल है, लेकिन हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो, या हो सकता है कि वो महज कोई स्वांग रच रहा हो। लगता है मार्फा पेत्रोवना के मरने का उसके दिल पर गहरा असर हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने आह भर कर कहा। मैं उनके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी। दुनिया, इस 3000 रूबल के बिना तो हम लोग कहीं के न रहते। ये तो जैसे भगवान ने छप्पर फाड़ा है। रोद्या, आज सवेरे हम लोगों के पास सिर्फ 3 रूबल थे और दुनेचका और मैं घड़ी गिरवी रखने की बात सोच रहे थे, ताकि जब तक वह आदमी खुद अपनी तरफ से मदद करने की बात ना करे तब तक हमें उससे मांगना ना पड़े। स्विद्रिगाइलोव के रकम देने की पेशकश पर दुनिया भौंचक रह गई और खड़ी खड़ी कुछ सोचने लगी थी। उसके दिमाग में कोई भयानक मंसूबा है, उसने बुदा कर अपने आप से कहा और कांपसी उठी। रस्कोल्निकोव का ध्यान उसके इस घोर डर की ओर गया। मैं समझता हूँ, मुझे अभी कई बार उससे मिलना पड़ेगा, उसने दुनिया से कहा। उस पर तो हम नजर रखेंगे। मैं उसका पता जरूर खोज लूंगा। रजुमीखिन जोश में चिल्लाया। मैं उसे आंखों से ओझल तक नहीं होने दूंगा। रोद्या ने मुझे इसकी इजाजत दे दी है। उसने अभी खुद कहा था, मेरी बहन का ध्यान रखना। मुझे क्या आपकी भी इजाजत है, अवदोत्या रोमानोवना? दुनिया ने मुस्कराकर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की छाप बनी रही। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना सहमी हुई उसे देखती रहीं, लेकिन 3000 रूबल की बात से उन्हें जो तसल्ली बंधी थी, वह साफ दिखाई दे रही थी। कोई 15 मिनट बाद वे सब दिल खोलकर हंस बोल रहे थे। रस्कोल्निकोव भी कुछ देर तक ध्यान से सब कुछ सुनता रहा, पर कुछ बोला नहीं। बोलने का फर्ज रजुमिखिन अदा किए जा रहा था। आखिर क्यों, आप लोग यहाँ से जाएंगी क्यों? वो खुशी के जोश में बोलता रहा। और उस छोटे से कस्बे में जाकर करेगी क्या? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ आप सब एक साथ हैं और आपको एक दूसरे की ज़रूरत है। आप लोगों को एक दूसरे की बहुत ही ज़रूरत है। मेरी यह बात गांठ में बांधिए। बहरहाल कुछ वक्त के लिए तो है ही। मुझे अपना साथी, अपना हमराज बना लीजिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग एक शानदार योजना बनाएंगे। सुनिए, मैं आपको सारी बातें विस्तार से समझाता हूँ। सारी योजना। ये बात आज ही सुबह मेरे दिमाग में अचानक आई, जबकि यह सब हुआ भी नहीं था। मैं बतलाता हूँ, मेरे एक चाचा हैं, मैं उन्हें आप लोगों से मिलवाऊंगा। बहुत ही मेल जोल से रहने वाले इज्जतदार बूढ़े आदमी हैं। मेरे इन चाचा जान के पास 1000 रूबल की पूंजी है, पर वह अपनी पेंशन पर गुजर कर लेते हैं, सो उन्हें उस पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। पिछले 2 साल से वह मेरी जान खा रहे हैं कि मैं ये रकम उनसे उधार ले लूं और उन्हें 6% सूद दे दिया करूं। मुझे पता है इसका मतलब क्या है, वो बस मेरी मदद करना चाहते हैं। पिछले साल तक मुझे इस रकम की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इस साल मैंने फैसला किया है कि उनके आते ही ये रकम उनसे ले लूंगा। अब अगर आप लोग अपने 3000 में से 1000 मुझे उधार दे दीजिए तो हमारे पास काम शुरू करने के लिए काफ़ी पूंजी हो जाएगी। इस तरह हम लोग एक साझेदारी कायम करेंगे। और हम लोग कारोबार क्या करेंगे? इसके बाद रजुमीखिन अपनी योजना समझाने लगा। उसने विस्तार से बताया कि हमारे जितने प्रकाशक और किताब फरोश हैं, उन्हें किताबों के बारे में बहुत ही कम जानकारी है और इसीलिए वे काफ़ी बुरे प्रकाशक हैं, जबकि आमतौर पर कोई भी अच्छा प्रकाशन बिक जाता है, उसमें मुनाफा होता है, कभी कभी तो काफ़ी होता है। रजुमीखिन तो बहुत दिनों में प्रकाशक बनने का सपना देख रहा था, क्योंकि 2 साल तक वह प्रकाशकों के यहाँ काम कर चुका था और वह 3 यूरोपीय भाषाएं अच्छी तरह जानता है। हालांकि अभी 6 दिन पहले उसने रस्कोल्निकोव को बताया था कि वह जर्मन भाषा में कमज़ोर है और चाहता था कि रस्कोल्निकोव उससे अनुवाद का आधा काम और उसका आधा मेहनताना ले ले। उस वक्त उसने झूठ बोला था और रस्कोल्निकोव को पता था कि वह झूठ बोल रहा है। मैं पूछता हूँ, हम यह मौका चूके क्यों? आखिर क्यों, जब सफलता का सबसे बड़ा साधन हमारे पास है खुद अपना पैसा?
रज्जुमीखिन जोश में आकर बोला, जाहिर है कि काम तो भारी करना पड़ेगा, लेकिन काम हम सब लोग करेंगे। आप, अवदोत्या रोमानोवना, मैं और रोदियोन। आजकल कुछ किताबों पर अच्छा मुनाफा मिल जाता है। फिर इस कारोबार में सबसे अच्छी बात यह है कि हमें मालूम होगा कि किस किताब के अनुवाद की ज़रूरत है। हम लोग सारे काम एक साथ करेंगे, अनुवाद करेंगे, किताबें छापेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। इसमें मैं काम का आदमी साबित हो सकता हूँ क्योंकि मुझे इसका अनुभव है। मैं लगभग 2 साल से प्रकाशकों के यहाँ चक्कर काट रहा हूँ और मुझे उनके कारोबार की हर बात मालूम हो चुकी है। मेरी मानिए, वे कोई परोपकारी या संत नहीं होते, तो हम यह मौका हाथ से क्यों जाने दें। अरे, 2-3 किताबें तो मैं ऐसी जानता हूँ, यूं मैं किसी को बताता नहीं कि उनका अनुवाद छापने की बात सोचने के ही 100-100 रूबल मिल सकते हैं। अरे, उनमें से एक तो ऐसी है कि मैं उसके लिए 500 भी लेने को तैयार नहीं हूँगा। एक बात आपको मालूम है, अगर किसी प्रकाशक से मैं कहूँ तो मेरा दावा है कि वो हिचकिचाएगा। ऐसे ही काठ के उल्लू होते हैं ये लोग। जहाँ तक कारोबार का, छपाई कागज़ बिक्री का सवाल है, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं ये सारी बातें अच्छी तरह जानता हूँ। हम लोग छोटे पैमाने पर शुरू करेंगे और धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे। पेट भरने को तो बहरहाल मिल जाएगा और हमारी पूंजी वापस आ जाएगी। दुनिया की आंखें चमक उठीं। बोली, आप जो कुछ कह रहे हैं, दमित्री प्रोकोफिच, मुझे पसंद है। मैं तो इसके बारे में कुछ जानती भी नहीं। पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना बीच में बोली, हो सकता है कि ख्याल ठीक हो, लेकिन फिर भगवान ही जानता है। नया काम है, पहले कभी किया तो है नहीं। जाहिर है, हम लोगों को यहाँ कुछ अरसा तो रहना ही पड़ेगा। उन्होंने रोद्या की ओर देखा। तुम्हारा ख्याल क्या है, भैया? दुनिया ने पूछा। मैं समझता हूँ ख्याल इसका बहुत अच्छा है, उसने जवाब दिया। जाहिर है, अभी से प्रकाशनगृह के सपने देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन 5-6 किताबें तो हम छाप ही सकते हैं और अपनी कामयाबी सफलता की पक्की बुनियाद डाल सकते हैं। एक किताब तो मैं भी जानता हूँ जो यकीनन बहुत बिकेगी। जहाँ तक इंतजाम का सवाल है, उस बारे में भी मुझे कोई शक नहीं। ये कारोबार को समझता है, लेकिन इसकी बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। वाह! रज्जुमीखिन खुश होकर चिल्लाया। अच्छा, तो अब आगे सुनिए। इसी घर में एक फ्लैट है, इसी मालिक का। वो एक अलग और खास तरह का फ्लैट है जिसका दूसरे किराए के कमरों से कोई वास्ता नहीं। जरूरत का सारा फर्नीचर उसमें मौजूद है, किराया मामूली है और कमरे 3 हैं। आप लोग कुछ दिनों के लिए उसे ले ही लें। मैं कल ही आपकी घड़ी गिरवी रख कर पैसे ला दूंगा और सारा इंतजाम कर लिया जाएगा। आप तीनों साथ रह सकते हैं और रोद्या आपके साथ रहेगा। लेकिन रोद्या, तुम चले कहाँ? रोद्या, तुम अभी जा रहे हो? पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना ने ताज्जुब से पूछा। ऐसे वक्त रज्जुमीखिन भी भड़क गया। दुनिया अपने भाई को अविश्वास और आश्चर्य से देखती रही। वह अपनी टोपी हाथ में लिए खड़ा था और उन लोगों से विदा लेने वाला ही था। कोई सुनेगा तो यही सोचेगा कि तुम लोग मुझे दफन करने जा रहे हो या मुझसे हमेशा के लिए विदा हो रहे हो, उसने जरा अजीब ढंग से कहा। उसने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन होठों पर मुस्कुराहट न आ सकी। लेकिन सच कौन जाने, शायद ये हमारी आखिरी ही मुलाकात हो, उसके मुंह से अचानक निकल गया। दरअसल वह सोच भी यही रहा था जो उसके मुंह से किसी तरह निकल गया। तुम्हें हुआ क्या है? उसकी माँ दुखी होकर कराह उठी। कहाँ जा रहे हो, रोद्या? दुनिया ने कुछ अजीब ढंग से पूछा। नहीं, मुझे जाना ही होगा, उसने कुछ अस्पष्ट लहजे में उत्तर दिया, गोया जो कुछ वह कहना चाहता हो, उसे कहने से झिझक रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर, जिसका रंग एकदम सफ़ेद पड़ गया था, एक दृढ़ संकल्प की छाया थी। मैं ये कहने के इरादे से आया था। मैं जब यहाँ आ रहा था, माँ, मैं तुम्हें और दुनिया, तुम्हें भी बताना चाहता था कि हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम कुछ वक्त के लिए अलग हो जाएं। मैं बीमार हूँ, मन में शांति नहीं है। मैं बाद में आऊँगा, खुद आ जाऊँगा, जब मुमकिन होगा। तुम लोगों को मैं याद करता हूँ और मुझे तुम लोगों से प्यार है। मुझे छोड़ दो, मेरे हाल पर छोड़ दो। इसका फैसला मैं पहले ही कर चुका था। ये बात अपने मन में ठान चुका था। मेरा चाहे जो हाल हो,
चाहे मैं तबाह हो जाऊं या न हूं, मैं अकेले रहना चाहता हूं। मुझे भूल जाओ, यही बेहतर होगा। मेरे बारे में पूछताछ करना भी नहीं। जब भी हो सकेगा मैं खुद आऊंगा या तुम लोगों को बुलवा लूंगा। सब कुछ फिर शायद पहले जैसा हो जाए, लेकिन तुम लोगों को अगर मुझसे प्यार है तो मुझे भूल जाओ, वरना मुझे तुम लोगों से नफरत होने लगेगी। मैं ये बात महसूस कर रहा हूँ। तो मैं चला। हे भगवान! पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना चीख उठी। माँ और बहन दोनों ही बेहद सहमी हुई थीं। यही हाल रजुमिखिन का था। रोद्या, हमसे रूठकर न जाओ। हम लोग पहले की तरह रहेंगे। बेचारी माँ दुखी होकर बोली। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन वहां तक उसके पहुंचने से पहले ही दुनिया वहां जा पहुंची। माँ का क्या हाल कर रहे हो भैया? उसने धीमे लहजे में कहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं। रस्कोल्निकोव ने घूरती आंखों से उसे देखा। कोई बात नहीं, मैं आऊंगा, आया करूंगा। वो बहुत ही धीमे बुदबुदाया, गोया उसे होश न हो कि वह क्या कह रहा है। इतना कहकर वो कमरे के बाहर निकल गया। बेरहम और दुष्ट स्वार्थी इंसान। दुनिया चीख उठी। वो पागल जरूर है, निर्दयी नहीं। आपको दिखाई नहीं देता कि वह आपे में नहीं है। आप अगर इतना भी नहीं समझ सकती तो आप ही निर्दयी हैं। रजुमिखिन ने उसका हाथ जोर से पकड़कर उसके कान के पास कहा। भयभीत माँ से उसने चिल्लाकर कहा, मैं अभी लौट कर आता हूँ, और भागकर कमरे से बाहर चला गया। गलियारे के छोर पर रस्कोल्निकोव उसकी राह देख रहा था। जानता था मैं कि मेरे पीछे तुम भागे आओगे, उसने कहा। लौट जाओ उनके पास, उनके ही पास रहो। उनके पास कल भी रहना और हमेशा। मैं शायद आऊं, अगर आ सका तो। अलविदा। मिलाने के लिए हाथ बढ़ाए बिना ही वह चल पड़ा। लेकिन जा कहाँ रहे हो? कर क्या रहे हो तुम? हो क्या गया है? इस तरह काम कैसे चलेगा? रजुमिखिन घोर निराशा से बुदबुदाया। रस्कोल्निकोव एक बार फिर ठहर गया। हमेशा के लिए कहे देता हूँ, मुझसे किसी बात के बारे में कभी ना पूछना। तुम्हें बताने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं। मिलने भी मत आना, शायद मैं ही यहाँ आऊँ। मुझे भले ही छोड़ दो, लेकिन इनका साथ न छोड़ना, समझे मेरी बात? गलियारे में अंधेरा था। वे दोनों एक लैंप के पास खड़े थे। लगभग 1 मिनट तक दोनों एक दूसरे को चुपचाप देखते रहे। रजुमिखिन को वह 1 मिनट जिंदगी भर याद रहा। रस्कोल्निकोव की सुलगती हुई तीखी नजरें हर पल पैनी से पैनी होती जा रही थीं और उसकी आत्मा, उसकी चेतना में पैठती जा रही थी। अचानक रजुमिखिन चौंका। लगा उन दोनों के बीच कोई विचित्र बात हुई है। यूं लगा कि दोनों के बीच कोई विचार, कोई इशारा, कुछ भयानक और विकराल अचानक गुजर गया था, जिसे दोनों ने अचानक समझ लिया था। रजुमिखिन पीला पड़ गया। अब तुम्हारी समझ में आया, रस्कोल्निकोव ने कहा। उसका चेहरा दर्द के मारे टेढ़ा हो रहा था। जाओ, उनके ही पास वापस जाओ, उसने अचानक कहा और तेजी से मुड़कर घर से बाहर चला गया। मैं ये सब बयान नहीं करने जा रहा कि उस शाम पुलखेरिया अलेक्सांद्रोवना के कमरे में क्या हुआ। रजुमिखिन किस तरह उन दोनों के पास वापस गया, किस तरह उन्हें तसल्ली दी, किस तरह उन्हें समझाया कि बीमार को आराम की जरूरत है, कि रोद्या जरूर आएगा, कि वह रो जाएगा, कि वो बेहद परेशान है, कि ऐसी कोई भी बात नहीं की जानी चाहिए जिससे उसकी चिड़चिड़ाहट बढ़े, कि वह यानी रजुमिखिन उस पर नजर रखेगा, उसके लिए डॉक्टर बुलाएगा, सबसे अच्छा डॉक्टर, उसके इलाज का बंदोबस्त करेगा। सच तो यह है कि उसी रात रजुमिखिन ने उनके बीच एक बेटे और एक भाई की हैसियत से अपनी एक जगह बना ली।